इसका यूज़ करता हूँ कि वर्क एनर्जी थ्योरम को हम क्वेश्चन सॉल्व करने में कैसे यूज़ करेंगे। तो मैंने क्या काम किया यहाँ पर, ये एक स्प्रिंग बनाई और ये है एक ब्लॉक। इस ब्लॉक का मास है m और स्प्रिंग कांस्टेंट है k। अभी स्प्रिंग है अपनी नेचुरल लेंथ में, ये है इसकी नेचुरल लेंथ, ठीक है। अच्छा, इस ब्लॉक को हमने सपोर्ट दिया हुआ है, अभी अपने हाथ से सपोर्ट दिया हुआ है, नीचे नहीं गिरने दे रहे हैं हम अभी, ऐसे हमने हाथ ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। इस ब्लॉक पे हमने ऐसे हाथ रखा हुआ है। अब क्या काम किया हमने, बिल्कुल धीरे धीरे हाथ को नीचे लेके आए। तो जब हाथ को हम धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे तो ब्लॉक भी स्लोली नीचे आएगा और एक पर्टिकुलर लेंथ पे आके रुक जाएगा, है ना। रुकेगा कि नहीं? यस सर, रुक जाएगा। तो ये यहाँ तक आया और यहाँ पर आके ये रुक गया। मान लेते हैं ये लेंथ कितनी है, x0 है। तो क्या इस x0 का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ब्लॉक यहाँ पर आके रुक गया है तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं ब्लॉक का। तो इस पर कौन कौन से फोर्सेस हैं? सर टेंशन और सर mg। एक mg है और एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा ऊपर। स्प्रिंग फोर्स को कितना लिखेंगे हम? kx0, जिसमें x0 क्या है? चेंज इन नेचुरल लेंथ है। kx0 क्या है? चेंज इन नेचुरल लेंथ। ये kx0 तुमको दिख रहा है कि थोड़ा और बड़े लेटर लिखूं मैं? kx0। अब इसमें kx0 बड़ा है कि mg बड़ा है? mg बड़ा है। वेदांती तुमने mg बड़ा है बोला ना? इतने धीरे क्यों बोल रही हो, डर डर के? अच्छा मधुर, तुम बताओ कौन बड़ा है इसमें? अरे बोल भाई जल्दी। क्या सर? यहाँ पर बी पोजीशन पे ब्लॉक रुक गया है। बी पोजीशन कैसी है ब्लॉक की? पोजीशन बी इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर ये आके रुक गया है तो बी कैसी पोजीशन है? इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होती है, क्या होता है? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है। नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है और एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन जीरो है पोजीशन बी पर। अब मैं पोजीशन बी पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। एफ बी डी ऑफ ब्लॉक एट पोजीशन बी। चलो यहाँ पर मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। कौन कौन से फोर्सेस होंगे? एक mg लग रहा होगा नीचे, ऊपर कितना फोर्स है? kx0, ठीक है। यस सर। अरे तुम लोगों की आदत मालूम क्या हो गई है? क्या सर? तुम लोगों की आदत हो गई है बस टीचर पढ़ाता जाए और तुम बस सुनते जाओ आराम से कहानी की तरह से। भाई मैं तुमको मालूम ऐसे नहीं पढ़ाता, मैं क्वेश्चन पूछ के मुझे कंफर्मेशन चाहिए तुम्हारे दिमाग में घुस रहा है कि नहीं। तो बोलते जाना, चुपचाप नहीं रहना है। हाँ भाई, तो क्या हुआ इसमें? mg नीचे लग रहा था, kx0 ऊपर था। ये किस पोजीशन पे मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है? सर इक्विलिब्रियम। हाँ, तो यहाँ पर बड़ा फोर्स कौन सा है? kx0 बड़ा है? दोनों इक्वल होंगे ना? इक्वल है। दोनों इक्वल हैं। तो फिर न्यूटन सेकंड लॉ से क्या इक्वेशन लिखूं मैं? समेशन mg इक्वल, सॉरी समेशन mg लिख रहा हूँ। न्यूटन सेकंड लॉ से समेशन f इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये इक्वेशन होती है ना? यस सर। तो बोलो क्या इक्वेशन बनेगी यहाँ? देवांश जल्दी बोलो, पूरा लॉज ऑफ मोशन पढ़ चुके हो तुम लोग यार, सब भूल गए, जल्दी बोलो। वेदांती? सर तो mg minus kx0 equals to 0। सर mg equals to kx0 इक्वल टू मास इनटू जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। तो x0 कितना आ गया? सर mg के इक्वल mg बाई के। यार ना तेरे कान अलीगढ़ आके खींचूंगा मैं। पहले बोल, पहले जरा सोचता बाद में। kx0 बता रहा था सर। क्या बता रहे थे? सर मैं kx0 बता रहा था। हाँ तो आराम, पहले सोचो, प्रोसेसिंग होने दो दिमाग में। गलत आंसर से अच्छा है थोड़ी देर में सही बोलो, लेकिन है ना। तो mg बाई के ये होगा। हाँ अनुष्या, तुम्हारा माइक्रोफोन काम कर रहा है ठीक से?
यस सर। अब मेरा क्वेश्चन सुनना, तो अभी सभी लोग मत बोलना, अभी अनुष्या से पूछ रहे हैं, ये बहुत दिन बाद आई है, आज इसको क्वेश्चन पूछ पूछ के जो है इसका दिमाग जगाना है। ये बताओ, ये जो है मैंने हाथ रखा हुआ है, मेरे हाथ पे ब्लॉक है, मैंने सपोर्ट दिया हुआ है इसको अभी, और स्प्रिंग कैसी है, नेचुरल लेंथ में है अभी। यस सर। अब इसको धीरे धीरे हाथ को नीचे लेके आए तो ब्लॉक कहाँ तक आया, बी तक। बी तक। इसके बाद हाथ ले जाएंगे तो ब्लॉक और नीचे आएगा क्या, नहीं सर, वही नहीं आया, PPM ठीक। है तो फिर यस। अब क्या किया हमने, हाथ को वापस यहाँ पे रखा, ब्लॉक हाथ पे रखा हुआ है। अब मैंने हाथ को हटा लिया सडनली, धीरे धीरे लेके नहीं आए, सडनली हाथ हटा लिया। अब ब्लॉक बी तक जाएगा या बी से आगे जाएगा, सर बी से आगे जाएगा और फिर वापस बी पे आ जाएगा। हाँ, और बी से ऊपर भी जाएगा फिर तो, सॉरी सर। फिर तो बी से ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, फिर ये हाँ। और नीचे जाएगा, यहाँ पे ये रुकेगा नहीं, फिर ऊपर आएगा, फिर इधर जाएगा, और ये ऑसिलेट करता रहेगा। हाँ सर, फिर थोड़ी देर बाद बी पे आ जाएगा। अच्छा, नहीं फिर रुकेगा कभी नहीं है, फिजिक्स में ये कभी नहीं रुकता, क्योंकि आइडियल सिचुएशन है, एयर का फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पर, तो ये रुकेगा नहीं कभी भी, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है, कैलकुलेट हमको करना है इसमें, फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। इसमें मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा ये निकालना है मेरे को। तो मैक्सिमम इलोंगेशन का मतलब है ये कहाँ तक पहुँच रहा है, सी तक पहुँच रहा है। जब किसी पॉइंट सी तक पहुँचेगा ये नीचे, मान लो मैं इसको बना लेता हूँ, ये आया पॉइंट सी तक, तो जो मैक्सिमम इलोंगेशन होगा वो ये हो जाएगा। इसको मैंने नाम दिया XM, मैक्सिमम इलोंगेशन, ये कैलकुलेट करना है। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ कुछ चीज़ों पे सोचना पड़ेगा, ठीक है, अभी दिमाग लगाना पड़ेगा इस पे थोड़ा सा। ये बताओ, मतलब इसका सोल्यूशन तो मैं तुमको बड़े जल्दी बता सकता हूँ अभी, मतलब 2 मिनट में एक लाइन लिखूंगा और पूरा आंसर आ जाएगा इसका, लेकिन मुझे तुम्हारे दिमाग हिलाना है। अच्छा चलो, पहले तुम्हें आंसर निकलवा देता हूँ। पहले ये बताओ, जब मैक्सिमम इलोंगेशन होगा तो वेलोसिटी क्या होगी सी पॉइंट पर, पॉइंट सी पर वेलोसिटी क्या है, 0। जब इलोंगेशन मैक्सिमम हो गया तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना, ये बात समझ में आ रही है वेदांती? यस सर। हाँ, क्या यस सर, ठीक, बताओ क्या, किस कि पॉइंट सी पर मैक्सिमम इलोंगेशन नहीं, पॉइंट सी पे बेटा मैक्सिमम इलोंगेशन है, वेलोसिटी कितनी है वहाँ? 0। हाँ, तो ये कैसे पता चला कि वहाँ वेलोसिटी 0, कैसे कंक्लूड किया, इसके पीछे लॉजिक क्या था और रीजनिंग क्या थी? रीजनिंग भी तो बताओ। अनुष्या तुम बताओ। सर सर ये बोलो, ये कैसे कंक्लूड किया कि यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी? सर एक मैक्सिमम पॉइंट तक mg उसको खींच लेगा, और आई मीन स्प्रिंग भी तो फोर्स लगा रही है, तो ऐसा है सर जो उस वाले में लगाई थी लॉजिक। देखो, इसमें बहुत ही सिंपल सा है। ब्लॉक जो है ए से स्टार्ट हुआ गिरना, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक आया, इससे आगे नहीं गया ना, सी से और नीचे नहीं गया ना। ब्लॉक डज नॉट मूव बियॉन्ड सी, इज दैट क्लियर? यस। अगर ये सी से आगे नहीं गया है तो फिर आगे क्यों नहीं गया? यहाँ पे आके उसकी वेलोसिटी 0 हुई होगी ना। अगर यहाँ वेलोसिटी 0 नहीं हुई होती तो और आगे जाता वो। यस। अरे भाई, कोई कार है सीधे जा रही है और वापस लौट आई, तो जब वो वापस मुड़ी होगी एक जगह पर, जब उसने वापस आना होगा उसको, तो वहाँ पे वो रुकी होगी ना, उसके बाद वापस आई होगी। कोई पार्टिकल ऐसे गया और फिर वापस आया, तो अगर वो इधर गया है तो वापस जब तभी लौटेगा जब कहीं ना कहीं उसकी वेलोसिटी 0 होगी।
तो उसने जो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, मैक्सिमम डिस्टेंस उसने ट्रेवल की स्टार्टिंग पॉइंट से उस पॉइंट तक जहाँ पे जाके वो रुका है। नहीं समझ आया? आ गया। तो सी पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, उसका रीजन समझ में आया? यस सर। अच्छा, तो अब मैं इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देता हूँ ए और सी पर। यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन ब्लॉक, वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन ब्लॉक। कौन से पॉइंट्स के बीच में लगा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम? हम लगा रहे हैं पॉइंट ए और सी, एट पॉइंट्स ए एंड सी। ए और सी पॉइंट्स पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। ये बात समझ में आ गई मैं क्या करने वाला हूँ? यस सर। यस सर। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का जो स्टेटमेंट था उसके हिसाब से फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस। तो के फाइनल माइनस के इनिशियल इक्वल टू वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस। तो यहाँ पर फाइनल पोजीशन मतलब कहाँ पर काइनेटिक एनर्जी? सर सी पर। सी पर। तो हम लिख देंगे जीरो होगी ना, के सी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर? ए पर, इक्वल टू वर्क। इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्सेस करेंगे? ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्सेस लगे हुए हैं? सर एमजी और सर स्प्रिंग फोर्स। सर एमजी और स्प्रिंग। हाँ, एक तो ग्रेविटी का वर्क आएगा प्लस, यस सर, और एक वर्क आएगा स्प्रिंग का। ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूं बोलो? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस की ए हो जाएगी ना। अनुष्या, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या? सी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी? 0। और इनिशियल पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी ए पर 0। स्टार्ट हुआ था ना वहीं से तो चलना। तो स्टार्ट हुआ था तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी। व्हेन दिस ब्लॉक रीचेज एट पॉइंट सी, इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट सी ऑल्सो बिकम 0। So initial kinetic energy is 0 and final kinetic energy is 0 as well, right? So work done by gravity. तो अब इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ने ए से सी तक आने में कितना वर्क किया? तो फोर्स का फॉर्मूला हम लगा देंगे, वर्क का फॉर्मूला हम लगा देंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगा हुआ है? वर्टिकली डाउनवर्ड है। यस सर। और जब ब्लॉक ए से सी मूव करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? एक्स एम के बराबर। तो वेदांती वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ ए टू सी में। वेदांती, अरे यार ये डिस्कनेक्ट हो जाती है क्या बीच बीच में? अच्छा, एक्चुअली मेरे पास दूसरी स्क्रीन होती है तो मुझे पता नहीं चलता है। हाँ, तो देवांश तुम बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? जल्दी बोलो कितना? एम सुनाई पड़ रहा है, उसके आगे नहीं सुनाई पड़ रहा है। अभी भी नहीं आया आवाज। मधुर तुम बताओ। तो देखो तुम कंफर्मेशन की टोन में मत बोला करोगे सर इतना ही है क्या? ऐसे नहीं, ऐसे बताया करो कि तुम्हें पता है, तुम बता रहे हो। कितना होगा बोलो? सर मैं बताऊं? एक मिनट रुको जरा पूछने दो। हाँ, एम जी फोर्स होता है कि वर्क होता है? तुम्हारे तो कान वहीं अलीगढ़ का खींचेंगे हम। अनुष्या तुम बताओ वर्क डन कितना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का? सर पता नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग्स नहीं देखी। रिकॉर्डिंग उसको देखो, तुम्हारी तीनों रिकॉर्डिंग है उसमें, तीनों क्लासेस की। पहली क्लास तो काफ़ी लंबी थी, उसमें काफ़ी पढ़ाया था। अच्छा, तो और किसी को मालूम है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? सर mg xm होगा ना? हाँ, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव, सेम डायरेक्शन होगा।
ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, इसलिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल आएगा 0 डिग्री। तो एम जी एक्स एम, अगर मैं और एग्जैक्ट लिखूं तो इसको 0 डिग्री भी लिख दूंगा मैं, cos 0 डिग्री प्लस स्प्रिंग फोर्स का वर्क कितना होगा, हाफ के एक्स एम स्क्वायर। लेकिन इसमें साइन हमको लगाना पड़ेगा, ये इसने पॉजिटिव वर्क किया कि नेगेटिव, तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क पॉजिटिव है कि नेगेटिव, नेगेटिव होगा क्योंकि स्प्रिंग फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगा रही है और डिस्प्लेसमेंट नीचे है। अब इसको सॉल्व करो और बताओ एक्स एम कितना आया। एक्स एम मैक्सिमम एलोंगेशन कितना हुआ, टू एम जी जल्दी बोलो कितना आया, सर 2mg अपॉन के, कितना 2mg अपॉन के, ये आएगा 2mg/k। तो मैक्सिमम एलोंगेशन होगा 2mg/k और इक्विलिब्रियम में एलोंगेशन कितना था, mg/k। तो उसका डबल है ये, यस सर। मैक्सिमम एलोंगेशन डबल होता है इक्विलिब्रियम का, ठीक है। सर वो तो हमने x नॉट के लिए निकाला था ना, मतलब जी सर जो हमने mg/k वो x नॉट के लिए निकाला था ना, हाँ सर xm के लिए भी सेम रहेगा, ठीक है। क्या बोल रहे, दोबारा बोलो। नहीं सर क्लियर हो गया। नहीं अब मुझे क्लियर नहीं हुआ, तुम क्या बोल रहे थे, दोबारा बोलो। नहीं सर मैं बोल रहा था ना, हमने वो जो इक्विलिब्रियम में वो x नॉट के लिए निकाला था, एक्स नॉट के लिए नहीं निकाला था, इक्विलिब्रियम में एलोंगेशन कितना है ये निकाला था। हाँ सर वो समझ आ गया। मैक्सिमम एलोंगेशन कितना है, वो 2mg/k है। 2mg/k समझ गए वेदांती, यस सर। तुम्हारी आवाज़ इतनी स्लो क्यों आ रही है, समझ में नहीं आया क्या, तो इतना धीरे धीरे क्यों बोल रही हो। अच्छा अब मैं इसमें कुछ और चीज़ पूछूंगा तुमसे, ज़रा क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ तो पहले मैं ब्लॉक बना लूँ अलग अलग पोजीशन पर। और एक रिजिड सपोर्ट है यहाँ, ये रिजिड सपोर्ट जो है यहाँ से लगा दिया हमने। अब देखो मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमसे, ये स्प्रिंग है और ये है पोजीशन ए, स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर है इसका, और ये थी नेचुरल लेंथ, ठीक है, ये नेचुरल लेंथ है। ये है पोजीशन बी, ये पोजीशन बी कौन सी है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन की क्या खास बात होती है, नेट फोर्स 0 और एक्सेलरेशन 0 होता है, एक्सेलरेशन भी 0। और ये है मैक्सिमम एलोंगेशन, ये जो पोजीशन है ये है मैक्सिमम एलोंगेशन। दिस इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एलोंगेशन। अभी मैं जो चीज़ करने वाला हूँ ना, मैं केवल इसमें तुम्हारे ब्रेन को एनालाइज करने की स्किल डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी चीज़ों के बारे में नहीं, हमें आंसर नहीं निकालना है कुछ इसमें केवल हमको एनालिसिस करना है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ब्लॉक को हमने कहाँ से रिलीज़ कर दिया,
किस जगह से छोड़ा उसको, ए से, ठीक है, ए से हमने Yes, उसको sir, A छोड़ा, से। फिर वो बी पर आया तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया, और Yes, सी पर आया तो मैक्सिमम एलोंगेशन था। मुझे Yes, ये sir. चेक करना है कि ए पर जब है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है और एक्सेलरेशन कितना है, बी पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है कि नहीं उसमें, और सी पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है कि नहीं, ये हमको चेक करना है, ठीक Okay, है। sir. तो इतना सोचो पहले, तुम्हें क्या चेक करना है, ए पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बताना है। दोबारा सुन लो, तुमको ये बताना है कि इन तीनों पोजीशन ए बी और सी पर एक्सेलरेशन है कि नहीं, अगर है तो उसकी डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी है कि नहीं, अगर है तो उसकी डायरेक्शन क्या है। वैल्यू नहीं निकालना, कैलकुलेशन नहीं करनी है, केवल तुमको ये बताना है, ठीक है, कि ये है कि नहीं। टाइम लो 2 मिनट का और सोचो, और उसके बाद फिर मैं पूछूंगा तो 1 बाय 1 बताना। सोच लिया? सभी ने सोच लिया भाई? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो स्टार्ट करते हैं। अनुष्या, यस सर। हाँ, ए पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है? सर इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हाँ, और ए पॉइंट पर एक्सेलरेशन है कि नहीं? सर जी के बराबर है। ठीक है, और बाकी लोग बताएं, ए पॉइंट पर एक्सेलरेशन है कि नहीं? मधुर तुम बताओ। सर ये है सर। कितना? सर जी के बराबर। वेदांती? लेकिन सर उसमें से सर जी के बराबर है, लेकिन सर जो स्प्रिंग फोर्स का जो ऊपर से सर फोर्स लगाएगा उससे भी फर्क पड़ेगा, डिफर करेगा। हाँ, अभी बात करते हैं उस पर। वेदांती तुम बताओ जल्दी से। वेदांती, ये क्या कर रही है लड़की वहाँ?
वेदांती कहाँ हो? क्या देवांश तुम बताओ, एक्सेलरेशन पॉइंट ए पर कितना है? हम्म, कैसे पता चला? लॉजिक बताओ। यार तुम लोग अपने सिस्टम सही करो यार, पता नहीं क्या करते तुम लोग, आवाज़ नहीं आती है। तुम भी रुक रुक के आवाज़ आ रही है तुम्हारी बहुत। हाँ तो अनुष्या, एक्सेलरेशन जी क्यों था बताओ पॉइंट ए पर? सर मतलब जी एग्जैक्टली नहीं होगा, थोड़ा कम ही होगा जी से। थोड़ा कम क्यों होगा? सर क्योंकि स्प्रिंग फोर्स भी तो लग रहा है, तो वो स्प्रिंग फोर्स कितना है पॉइंट ए पर? आराम से डिस्कशन करो, हम बोलते जाओ, है ना? कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग फोर्स एट पॉइंट ए? सर के एक्स। एक्स क्या चीज़ है? सर उसकी नेचुरल लेंथ, नहीं एक सेकंड, उसका एलोंगेशन। तो ए पर एलोंगेशन कितना है? सर जितना वो नीचे जाएगा उतना एलोंगेशन। ए की बात हो रही ना, एलोंगेशन एट पॉइंट ए कितना है? कितना एलोंगेशन है बोलो? सर सॉरी सर, उसकी नेचुरल लेंथ के बराबर है। नहीं तो एलोंगेशन कितना है? नेचुरल लेंथ को थोड़ी एलोंगेशन कहते हैं। एलोंगेशन का मतलब होता है नेचुरल लेंथ में जो इंक्रीमेंट होगा। तो एलोंगेशन तो ज़ीरो है ना, तो एलोंगेशन ज़ीरो है, तो स्प्रिंग फोर्स कितना है पॉइंट ए पर? सर जीरो। हाँ तो स्प्रिंग फोर्स एट ए ज़ीरो के बराबर है। तो पॉइंट ए पर अगर हम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, एफ बी डी एट ए, तो ए पॉइंट पर अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ब्लॉक का, तो कौन कौन से फोर्स होंगे? केवल एम जी होगा। तो इसमें न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखी हमने, एम जी इक्वल टू एम ए कर देता हूँ मैं इसको, एम ए। तो एक्सेलरेशन पॉइंट ए पर कितना आया? जी आया और डाउनवर्ड आया। तुमने पहले Yes, ठीक sir. बोला था। तो एक्सेलरेशन पॉइंट ए पर कितना है? जी है और डाउनवर्ड है। और वेलोसिटी कितनी है पॉइंट ए पर? ज़ीरो है। समझ में आ गया ये? यस सर। अच्छा, अब हम आते हैं पॉइंट बी पर, पोजीशन बी पर। तो एट पोजीशन बी वेलोसिटी है कि नहीं इसमें? वेलोसिटी है कि नहीं और एक्सेलरेशन है कि नहीं? हाँ बोलो, आंसर तो दो, क्या कह रहे हो? सर एक्सेलरेशन नहीं होगी लेकिन वेलोसिटी होगी। यस सर। हाँ, अनुष्या तुम बताओ पॉइंट बी पर। सर वो इक्विलिब्रियम में है तो एक्सेलरेशन तो जीरो होगा। हाँ वेरी गुड, एक्सेलरेशन तो सभी ने सही बता दिया। वेलोसिटी? सर वेलोसिटी हो सकता है कांस्टेंट या फिर जीरो। अच्छा, वेलोसिटी ज़ीरो क्यों होगी बताओ? सर मैंने कहा हो सकता है लेकिन नहीं, वो है। एग्जैक्ट चाहिए, एग्जैक्ट पता करना है कि नहीं? सर नहीं है, वेलोसिटी उसकी जीरो नहीं है। अच्छा, अब ये बताओ कि ब्लॉक जब ए से बी आ रहा था तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी कि डिक्रीज हो रही थी या कांस्टेंट थी? जब ये ब्लॉक यहाँ से मूव करना शुरू करता है नीचे, सर इंक्रीज हो रही थी। इंक्रीज क्यों हो रही थी? सर क्योंकि उस पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा था। कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैसे था? सर जी लग रहा था ना उस पे। वो तो जी पॉइंट ए पर था, हर जगह थोड़े था। सर शायद से उसकी डिक्रीज हो रही थी। पॉइंट ए पर वेलोसिटी ज़ीरो है ना? तो उसके बाद डिक्रीज होगी तो डिक्रीज होगी सर नेगेटिव में चली जाएगी ना, इंक्रीज होकर डिक्रीज होगी। यस सर। क्या है यहाँ पर? दिमाग चलाओ पहले, क्या हुआ इधर? मान लो यहाँ पर आए और एलोंगेशन कितना है? एक्स है स्प्रिंग में। हम मान लेते हैं यहाँ एलोंगेशन कितना हो चुका है? एक्स। और ये कोई नई पोजीशन है, इस ए बी सी थी, इस पोजीशन को नाम दे दिया हमने कि ये सपोज पोजीशन डी है। ठीक है, तो डी पोजीशन में अगर हम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं
डी पोजीशन पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो डी पोजीशन पर इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? एक mg होगा नीचे और यस सर। ऊपर स्प्रिंग फोर्स होगा kx, यस सर। और इसका एक्सेलरेशन होगा mg माइनस kx इक्वल टू ma। इससे निकालेंगे mg माइनस kx इक्वल टू MAD, तो D पॉइंट पर इसका एक्सेलरेशन आएगा AD इज इक्वल टू g माइनस kx बाई m। मास से हमने डिवाइड कर दिया। ये इक्वेशन समझ में आई कि नहीं? यस सर, ये आ गई। D पॉइंट पर एक्सेलरेशन है AD इक्वल टू g माइनस kx बाई m। यस सर। अब इस इक्वेशन को देखो, और तो एक्सेलरेशन जैसे जैसे ब्लॉक A से नीचे आएगा D की तरफ, तो इसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, घट रहा है या कांस्टेंट है? सर घट रहा है। अनुष्या तुम बताओ। जब पॉइंट A से B आता है तो इसका एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? सर उसका एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें x जैसे जैसे बढ़ेगा, अगर x इंक्रीज होता जाएगा तो D पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन था और नीचे जाने पे और कम होता जाएगा। तो एक्सेलरेशन अगर A से B आता है तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। तो एक तो कंक्लूजन हम ये भी निकालेंगे कि AB इज ज़ीरो, ये तो हमने लिख दिया, B पॉइंट पे एक्सेलरेशन ज़ीरो था, ठीक है। और दूसरी पोजीशन, दूसरा एक इंफॉर्मेशन और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एज दी, ऐसे लिखता हूँ, फ्रॉम A to B एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन डिक्रीज होता है। फ्रॉम A to B वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ती है कि घटती है? इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है? सर इंक्रीज। सर इंक्रीज। तो वेलोसिटी तो इसकी इंक्रीज होगी, तो फ्रॉम A to B वेलोसिटी इंक्रीजेस, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ रही है। तो A से B आने में वेलोसिटी कम होती बढ़ती जा रही है, लेकिन एक्सेलरेशन कम हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। तो ये बताओ कि अगर एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो वेलोसिटी क्यों बढ़ रही है? एक्सेलरेशन कम होने पर भी मेरे कहने का मतलब ये है क्या कि इज दैट पॉसिबल इवन एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग बट वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग? ऐसा हो सकता है अनुष्या कि एक्सेलरेशन घट रहा हो और वेलोसिटी बढ़ रही हो? अनुष्या, यस सर। पॉसिबल है? सर पता नहीं। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, यही तो सोचना। पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है कि जैसे किसी कार का एक्सेलरेशन है मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी, फिर एक्सेलरेशन कम होकर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, तब भी वेलोसिटी बढ़ेगी। एक्सेलरेशन और कम होकर मान लो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रह गया, तब भी वेलोसिटी उसकी बढ़ रही होगी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन अगर है तो वेलोसिटी तो ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन एक्सेलरेशन अगर ज़्यादा है इसका मतलब है कि वेलोसिटी के इंक्रीमेंट का रेट ज़्यादा होगा, वेलोसिटी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। और अगर एक्सेलरेशन कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो, लेकिन कम तेज़ी से बढ़ेगी। क्लियर हुआ ये? सर जब तक कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो जाता वो तब तक बढ़ते रहेगा। हाँ, तो जब तक एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा वेलोसिटी कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो वेलोसिटी वाज इंक्रीजिंग अंटिल ब्लॉक रीचेज पॉइंट बी। जब तक वो बी पे नहीं पहुंचता वेलोसिटी तो बढ़ रही थी ना। यस सर। क्यों अनुष्या? सर समझ आ गया। तो अब बताओ बी पॉइंट पर एक्सेलरेशन, इसको तो हम कर, अब ए का मामला तो हो गया ख़त्म यहाँ पर। अब हम पॉइंट बी की बात करते हैं। एट पोजीशन बी एक्सेलरेशन है कि नहीं? नो सर। एक्सेलरेशन ज़ीरो है और वेलोसिटी बी, सर वेलोसिटी रहेगी लेकिन इंक्रीज नहीं करेगी। ये मैक्सिमम है वेलोसिटी पॉइंट बी पर। यस सर।
पॉइंट बी पर जो वेलोसिटी होगी ये मैक्सिमम होगी, ये समझ में नहीं आया सभी को। अच्छा, मैंने इक्विलिब्रियम गलत जगह लिख दिया डी पॉइंट पर। इक्विलिब्रियम पोजीशन तो हमारी जो थी वो बी थी। बी था। हाँ, ये सभी को समझ में आया कि नहीं कि वेलोसिटी बी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर मैक्सिमम है? यस सर, समझ आ गया। नहीं समझ में आई। वेदांती, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है। वेदांती गायब। वेदांती कहाँ हो तुम? तुम्हें ये समझ में आया कि नहीं कि वेलोसिटी कहाँ पर मैक्सिमम है? माइक्रोफोन को पास में रखो, माइक्रोफोन पास में रखो जरा। सर अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है। सर मैं ये बोल रही हूँ कि ये समझ आ गया कि इक्विलिब्रियम पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और एक्सेलरेशन जीरो होगी, बट ये जो इससे पहले आपने समझाया था कि फ्रॉम ए टू बी एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है बट वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ये नहीं है। जैसे एक्सेलरेशन का होना ही इस बात का सबूत है कि वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो वेलोसिटी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी, एक्सेलरेशन अगर कम है तो वेलोसिटी का इंक्रीमेंट का जो रेट है वो कम होगा। तो ए से बी आने में एक्सेलरेशन कम हो रहा है, तो एक्सेलरेशन कम हो रहा है इसका मतलब है कि वेलोसिटी के बढ़ने का रेट कम हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी तो बढ़ती जाएगी ना। नहीं समझ में आया? अच्छा, इन्फ्लेशन का मतलब समझती हो वेदांती? इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई बढ़ती है ना, महंगाई। तो उसमें जैसे कई बार होता है कि इन्फ्लेशन बाई 12% 10% चल रहा है, यानी कि महंगाई जो है 10% के रेट से बढ़ रही है। 10% के रेट से बढ़ रही है मतलब कीमतें जो है ना सामान की, वो गवर्नमेंट बताती है कि भाई 10% के रेट से बढ़ रही है। फिर कुछ समय बाद गवर्नमेंट कहती है कि भाई हमने अपने बहुत एफर्ट्स किए और अब इन्फ्लेशन जो है 4% पे आ गया है। तो इन्फ्लेशन 4% पे आ गया, लेकिन कीमतें तो तब भी बढ़ रही होती हैं। तो इसका मतलब समझ में आया कि जब इन्फ्लेशन 10% था यानी कि कीमतें ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी भाई, और जब इन्फ्लेशन 4% पे आ गया तो कीमतें तो तब भी बढ़ेंगी, लेकिन अब उतना तेज़ी से नहीं बढ़ेंगी जितनी तेज़ी से 10% पे बढ़ रही थी। नहीं समझ आया? तुम खरीदने जाती हो सामान, इसलिए तुम्हें समझ में आ गया लगता है ज़्यादा। सब्जी वब्जी लेके आती होगी तुम। तो मतलब सर कोविड केसेस में भी तो ऐसा ही था। तो ए से बी आने में एक्सेलरेशन, हाँ एक्सेलरेशन ए से बी अगर ब्लॉक आता है तो एक्सेलरेशन कैसा है? डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। शुरू में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी, बाद में कम तेज़ी से बढ़ेगी, और बी पर आके वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? मैक्सिमम, क्योंकि वहाँ एक्सेलरेशन कैसा हो गया है? ज़ीरो। क्यों वेदांती, नहीं समझ आया? अच्छा, तुम स्कूटी चलाती हो? अच्छा, तो चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि एक आदमी ने कार स्टार्ट की और कार को स्टार्ट करके एक्सीलेटर दबा दिया। अब एक्सीलेटर को वो दबाए रहा 2 मिनट तक, तो 2 मिनट तक क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ेगी कार की या कम होगी या सेम रहेगी? बढ़ेगी। और 2 मिनट के बाद उसने एक्सीलेटर पर से पैर हटा लिया, इसके बाद क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ेगी, घटेगी या सेम रहेगी? डिक्रीज होती जाएगी। डिक्रीज होगी। तो मैक्सिमम कब थी वेलोसिटी? जब उसने एक्सेलरेटर पे पैर रखा था। तो बी पॉइंट पे पैर रखा नहीं था, पैर हटाया था, तब मैक्सिमम थी। सही कैसे? एक्सीलेटर पे पैर तो उसने सबसे शुरू में रखा था जब कार ही स्टार्ट करने के बाद। तो मैक्सिमम कब थी वेलोसिटी? जब उसने पैर हटाया। हाँ, तो यहाँ पे एक्सीलेटर दबाया था पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे एक्सीलेटर दबाया, और कब तक दबा रहा है एक्सीलेटर? बी के ठीक पहले तक। बी पे पैर हटाया, तो जैसे ही बी से पैर हटाया तो क्या हो गया? एक्सेलरेशन 0 हो गया। हाँ, एक्सेलरेशन 0 हो गया, लेकिन वेलोसिटी कैसी हो गई?
इसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज है। डिक्रीज होगी, है ना। अब बताओ जरा, बी से सी की जो यात्रा होगी उसमें क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? डिक्रीज। सभी लोग समझो जरा इस चीज को, बी से सी में डिक्रीज होगी। और एक्सेलरेशन उसका क्या होगा? फ्रॉम बी टू सी direction of acceleration is upwards, direction of acceleration is upward, acceleration upward हो जाता है। from B to C spring force is greater than mg। सर तो kx अपॉन m माइनस g हो जाएगा एक्सेलरेशन। हाँ, स्प्रिंग फोर्स इज ग्रेटर देन mg, स्प्रिंग फोर्स बड़ा हो जाएगा mg से b to c में, ये समझ में आ रहा है? यस सर। a to b के बीच में कौन सा फोर्स बड़ा था? a to b में सर mg बढ़ा था। mg बड़ा था a to b में, और स्प्रिंग फोर्स धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो mg के बराबर हो पाया b पे जाके। यस सर। स्प्रिंग फोर्स पॉइंट a पर कितना था? 0 था। यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स 0 था और ग्रेविटेशनल फोर्स mg था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा mg रहेगा, लेकिन स्प्रिंग फोर्स धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जैसे बढ़ते बढ़ते b पॉइंट पर कैसा हो गया स्प्रिंग फोर्स? mg के बराबर। और जैसे ही स्प्रिंग फोर्स mg के बराबर हुआ तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0, वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन 0। ब्लॉक लेकिन यहाँ रुका नहीं, अपने इनर्शिया की वजह से और आगे गया। जब ब्लॉक और आगे जाएगा तो अब स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू और बढ़ेगी, क्योंकि एलोंगेशन बढ़ता जा रहा है स्प्रिंग में। तो जैसे ही स्प्रिंग फोर्स और बढ़ेगा तो अब ये mg से ज़्यादा हो जाएगा। ये समझ में आया? यस सर। तो सी पॉइंट पे जब ब्लॉक पहुंचेगा तो वो रुका इसलिए ना, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो गए थे। वेलोसिटी नीचे थी और एक्सेलरेशन ऊपर हो गया था, तभी तो रुका है। तो सी पॉइंट पर क्या हुआ? एक्सेलरेशन कितना है सी पर? kx अपॉन m माइनस। नहीं, 0 है कि नहीं? नो सर, 0 तो नहीं होगा किस डायरेक्शन में है? सर अपवर्ड्स। अपवर्ड। और सी पॉइंट पर वेलोसिटी सर 0। 0। इसके बाद फिर ब्लॉक क्या होगा? ये वापस ऊपर जाएगा। ब्लॉक जब वापस ऊपर जाएगा तो किस फोर्स की वजह से ऊपर जा रहा है? स्प्रिंग फोर्स की वजह से। स्प्रिंग फोर्स। फिर यहाँ पर आके दोनों फोर्स इक्वल हो गए तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन ये मैक्सिमम वेलोसिटी की डायरेक्शन इस बार ऊपर की तरफ होगी, तो ये फिर नहीं रुक पाएगा यहाँ। जब यहाँ नहीं रुक पाएगा तो ये और ऊपर जाएगा। ऊपर जाते जाते ये एग्जैक्टली ए पर ही आके रुकेगा। लेकिन जब वो ए पर आके रुकेगा तो अब कौन बड़ा हो गया है? mg बड़ा हो गया, स्प्रिंग फोर्स 0 हो गया, तो ये फिर नीचे आएगा। और यही प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहेगी और ये ऑसिलेट होता रहेगा। तो ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में ये समझ में आया क्या हो रहा है? यस सर, समझ आ गया। वेदांती समझ गई हो पूरी प्रोसेस? यस सर। ये हमने कोई आंसर नहीं निकाला इसमें, ये हमने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के पूरे कॉन्सेप्ट को समझा कि कहाँ पे क्या हो रहा होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर तुमको निकालने हैं तो दिमाग में ये एनालिसिस करना आना चाहिए, ये एनालिटिकल स्किल डेवलप होनी चाहिए। आंसर तो हमने तुरंत निकाल लिया था, इसलिए मैंने आंसर तो तुमको निकाल के पहले दिखा दिया था कि मैक्सिमम एलोंगेशन अगर निकालना होता तो 2 mg/k होगा। ठीक है, यस सर। चलो अब हम तुमको वर्क एनर्जी थ्योरम का कुछ और एप्लीकेशन बताते हैं। ये एक ट्रक है भाई, लॉरी है बहुत बड़ी। क्यों वेदांती? वेदांती यस सर। क्या चीज़ है ये बताओ? ट्रक है बड़ी बात। हाँ, तुमको ये बताना है कि इसमें कितने टायर हैं। 6 टायर। गलत जवाब। क्यों सर? सर 6 के नहीं, पीछे वाले 2 होंगे। पीछे वाले में 2 लगे रहते हैं एक तरफ। 8 2 सर 10 होंगे। चलो गया, यहाँ देखो, ये है एक ब्लॉक मास m का और एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k, और ये एक ट्रक लॉरी है। ठीक है, अभी ये ट्रक कैसा था? रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा है।
इसके बाद ये जो ट्रक है स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग with acceleration a towards right. Find maximum elongation in the spring. Maximum elongation in the spring. तो स्प्रिंग में मैक्सिमम elongation कितना ये बताना है. अब इसको बताओ स्प्रिंग एलोंगेट होगी कि नहीं, पहले तो ये तुम ये बताओ, ये समझ में आ रहा है कि नहीं. कहीं पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन एनीवेयर. वेदांती स्प्रिंग एलोंगेट होगी क्या या कंप्रेस होगी, क्या होगा? जैसे ट्रक राइट साइड में एक्सीलरेट होगा ऐसे चलने लगा ये, बोलो भाई. एलोंगेट होगी ना यार, आवाज़ तुम्हारी फिर कट जाती है बीच में. अनुष्या तुम बताओ ये एलोंगेट होगी स्प्रिंग? ये एलोंगेट होगी. जैसे ट्रक ने राइट साइड में मूव करना शुरू किया, ब्लॉक कहाँ मूव करेगा? अरे यार तुम लोग बोलते ही नहीं हो. सर शायद मान लो तुम यहाँ खड़ी हुई हो, इधर हो तुम, किस पर? ये है ट्रक पर हो, तो ब्लॉक जो है तुमको कहाँ आते हुए दिखेगा? जो ऑब्जर्वर, अनुष्या तुम अगर यहाँ खड़ी हो तो तुमको ब्लॉक कहाँ मूव करता हुआ दिखेगा? ट्रक के स्टार्ट होने पर तुम्हारे पास आते हुए या दूर जाते हुए? सर पास आते हैं. हाँ, तो स्प्रिंग में एलोंगेशन होगा ना. यस सर. यस सर. तो अब इस एलोंगेशन को निकालने के लिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करेंगे. ठीक है, तो हम लिखेंगे टू कैलकुलेट मैक्सिमम एलोंगेशन, टू कैलकुलेट मैक्सिमम एलोंगेशन वी यूज़ वर्क एनर्जी थ्योरम रिलेटिव टू ट्रक. और हम ये लगाएंगे किस पे? वर्क एनर्जी थ्योरम ब्लॉक पे. तो उसके लिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि रिलेटिव टू ट्रक ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्सेस होंगे. बताओ जरा. नॉर्मल और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो मैंने ही बता दिए, बाकी दो और बताओ. स्प्रिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स और कौन कौन से? अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना दूं, mg बना दिया, नॉर्मल बना दिया, स्प्रिंग फोर्स बना दिया, और भूल गए, शूडो फोर्स लगेगा ट्रक के रिलेटिव. ट्रक अगर एक्सीलरेटेड है, ऑब्जर्वर एक्सीलरेटेड है, तो इसमें क्या लगेगा? शूडो फोर्स लेफ्ट साइड में. सूडो फोर्स क्या होता है? शूडो फोर्स तो भाई अब उसका पूरा लेक्चर तुमने नहीं पढ़ा अभी तक. शूडो फोर्स क्या होता है? सर ऐसी बेसिक आइडिया दे दीजिए. नहीं, अभी उसको बारे में बेसिक में है, तो उसको हम ना बाद में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, तो रिलेटिव टू ट्रक फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक आर, ये है फोर्सेस. अब मुझे वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है, तो वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखना है. तो अब तुम लोगों को पिछले एग्जाम्पल से थोड़ी प्रैक्टिस तो हो ही गई है, तो मुझे लिख के बताओ क्या लिखूँ मैं. फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूँ? ये फाइनल और ये इनिशियल. हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम एलोंगेशन निकालना है. तो जब एलोंगेशन मैक्सिमम होगा स्प्रिंग में, तो ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? सर जीरो. किसके रिलेटिव? ट्रक के. ट्रक के रिलेटिव जीरो नहीं, होगी. नहीं. ट्रक के रिलेटिव जीरो होगी, ग्राउंड के रिलेटिव जीरो नहीं होगी. ग्राउंड के रिलेटिव होगी, ट्रक के रिलेटिव तो उसकी वेलोसिटी होगी ना. ट्रक के रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो होगी, ग्राउंड के रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी,
क्योंकि ग्राउंड के रिलेटिव तो ट्रक चल रहा है, ट्रक के साथ साथ स्प्रिंग भी चल रही होगी, ब्लॉक भी चल रहा होगा, सारी चीज़ें चल रही होंगी। तो ये किसके रिलेटिव ज़ीरो होगी? ट्रक के। हाँ, तो लिखो जरा इक्वेशन, क्या लिखेंगे? लिखो सभी लोग इक्वेशन लिखो जरा। लिखो भाई, इक्वेशन लिखो। लिखिए। सर लिख लिया, यस सर। हाँ, तो देवांश क्या इक्वेशन लिखी तुमने, बताओ। आवाज़ ही नहीं आती यार, तुम क्या बोल रहे हो? माइक्रोफोन सही करो, जल्दी बताओ। वर्क डन क्या लिखा? किस किस का वर्क लिखा तुमने? किस किस का वर्क लिखोगे? स्प्रिंग फोर्स का वर्क और स्प्रिंग और शूडो फोर्स का वर्क, और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क कितना लिखा? हाफ kx²। प्लस या माइनस? सर प्लस में रहेगा। माइनस। सर ये माइनस होगा। स्प्रिंग किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है ब्लॉक पर, राइट या लेफ्ट? सर राइट। और ब्लॉक कहाँ मूव कर रहा है? सर लेफ्ट। ब्लॉक यहाँ चला जाएगा, एलोंगेशन हुआ है स्प्रिंग में, तो स्प्रिंग तो एलोंगेशन जिस हो रहा है तो उसको अपोज करेगी, फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। शूडो फोर्स का वर्क बताओ कितना हुआ? MAXM। शूडो फोर्स का वर्क पॉजिटिव है कि पॉजिटिव है? शूडो फोर्स पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो मैक्सिमम एलोंगेशन कितना आएगा? यस सर 2ma/k आएगा। तो ये मैक्सिमम एलोंगेशन आया 2ma/k। सर x स्क्वायर है वो ना? सर स्क्वायर था वो, x स्क्वायर। किस में स्क्वायर था? सर तो रूट नहीं होगा। कैलकुलेशन कर जल्दी से। यहाँ पे kxm स्क्वायर और यहाँ पर xm है, तो जो xm है, दो कंडीशन आ जाएंगी ना, एक में xm 0 होगा यस और एक में ये होगा, और 0 वाले को रिजेक्ट कर देंगे। यस सर आप। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम इस तरह से हम अप्लाई करते हैं। अब आगे लिखो मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में दो ही तरह की एनर्जीज को इंक्लूड करते हैं। कौन कौन सी? एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो सभी को पता है, हाफ mv² के बराबर होता है। यस सर। इसके बाद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व रहती है, तो उसका स्टेटमेंट नोट कर लो जरा, लिखो। इफ वर्क डन बाय
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज ज़ीरो, force is zero, then total mechanical energy remains conserved. अगर किसी सिस्टम पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क ज़ीरो है तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब जो कि एनर्जी का लॉस करते हैं, जिनमें एनर्जी हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स हुआ, डिसिपेटिव फोर्स होते हैं, एयर फ्रिक्शन है, विस्कस फोर्स है, ये सारे फोर्सेस हैं, इनकी वजह से एनर्जी का लॉस होता है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, अदरवाइज टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है सिस्टम की। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में बदल सकती हैं, लेकिन इनका सम कैसा रहेगा? कांस्टेंट। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं K प्लस U इक्वल टू कांस्टेंट, K प्लस U इक्वल टू कांस्टेंट। ये बात समझ में आई? अच्छा, अब इसको क्वेश्चन सॉल्व करने में अप्लाई कैसे करते हैं, तो छोटे छोटे एग्जाम्पल से पहले हम इसको अपने ब्रेन में सेट करते हैं। पहले छोटा सा एग्जाम्पल लेके, तो कहीं पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये एक स्प्रिंग है और ये जो ब्लॉक है, ठीक है, ये अभी नेचुरल लेंथ में है, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट की है, ब्लॉक नेचुरल लेंथ में। फिर ब्लॉक को सडनली एक वेलोसिटी दे दी राइट साइड में v0, ब्लॉक इज गिवन सडन वेलोसिटी, सडनली ब्लॉक इज गिवन वेलोसिटी v0, फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन। तो हमको निकालना है इसमें मैक्सिमम एलोंगेशन कितना होगा। इसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, तो मैं उससे करूँगा। पहले यहाँ पर कहीं पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, क्वेश्चन में ये गिवन है नो फ्रिक्शन एनीवेयर, नो फ्रिक्शन एनीवेयर, ये मैंने लिख दिया, कहीं पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। अगर कहीं पर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो फिर इस सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, क्योंकि एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। तो मान लो ब्लॉक की ये पोजीशन थी इनिशियल ए, और मैक्सिमम एलोंगेशन कितना हुआ इसमें जब ब्लॉक बी पे पहुंच गया। तो मैं ये लिखूंगा कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से मैं ये लिखूंगा। तो ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी? हाफ m v0 स्क्वायर। यस सर। अब पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है इसकी? स्प्रिंग की। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ की एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये मैंने तुम्हें बताया था कि नहीं, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी अभी इसके बारे में बात हुई थी पिछली क्लास में, क्यों भाई? पोटेंशियल एनर्जी की बात सर, पोटेंशियल एनर्जी की हुई, स्प्रिंग की नहीं हुई। अच्छा, तो चलो मैं थोड़ा सा इसमें पोटेंशियल एनर्जी बता देता हूँ। स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, उसका फॉर्मूला क्या है? हाफ की एक्स स्क्वायर है। और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। जैसे वर्क देखते समय हमें पॉजिटिव नेगेटिव देखना पड़ता है ना स्प्रिंग का, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव, ठीक। और फॉर्मूला वही है हाफ की एक्स स्क्वायर। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखेंगे हम स्प्रिंग की? ज़ीरो। ज़ीरो क्यों लिखेंगे? स्प्रिंग में कोई एलोंगेशन ही नहीं था। बी पोजीशन पे जब ब्लॉक पहुंचा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ज़ीरो, हो जाएगी क्योंकि मैक्सिमम एलोंगेशन पर है। और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ हाफ के एक्स स्क्वायर के एक्स एम स्क्वायर।
तो एक्स एम कितना जाएगा सॉल्व करके? सर 2 के जोर से बोलो, सॉल्व एक्स एम इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट सर mv स्क्वायर अपॉन k एम वी नॉट स्क्वायर बाई के, ये मैक्सिमम लॉन्गेशन हो गया। यस सर। अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम चाहते तो वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम अगर मुझे लगानी होगी तो मैं ऐसे लिखूंगा, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स का वर्क कितना है? माइनस हाफ के एक्स एम स्क्वायर, और तो किसी ने वर्क किया ही नहीं यहाँ पर। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी? 0, और इनिशियल थी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। प्लस माइनस साइन इस इक्वेशन में समझ में आ गए जो मैंने लिखे हैं? यस सर। तो एक्स एम कितना हो जाएगा? इससे भी वही आंसर हो जाएगा, सर वही आंसर आएगा। अंडर रूट एम वी नॉट स्क्वायर बाई के। वर्क एनर्जी थ्योरम से भी आंसर आ जाएगा। ज़्यादा जनरल मालूम वर्क एनर्जी थ्योरम है, उसमें कंडीशन नहीं देखनी पड़ती कि उसमें कंजर्वेटिव फोर्स लगे नॉन कंजर्वेटिव, वो हर जगह एप्लीकेबल है। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। हर वो क्वेश्चन जो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सॉल्व करेंगे वो वर्क एनर्जी थ्योरम से हो सकता है, लेकिन हर क्वेश्चन जो वर्क एनर्जी थ्योरम से होता है वो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जीज नहीं हो पाएगा। यस सर। ठीक है, लेकिन फिर भी कई जगह कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना इजी पड़ता है। तो चलो मैं एक आध क्वेश्चन ढूंढता हूँ तुम्हारे लिए इस पर, और शीट ढूंढता हूँ मैं तुमको। कहाँ गई शीट? ये रही, और WPE ये है। वर्क पर एनर्जी की शीट तुम लोगों के पास है ना? सर हम्म। आज की क्लास हमारी 2 घंटे की होगी ना? क्यों, क्या हुआ? भूख लगाई? नहीं सर, ऐसे ही पूछ रहे थे। अभी बस चलते रहो ना, बहुत ज़्यादा देर नहीं, लेकिन हाँ देखते रहो। अभी बोर हो रही हो या पढ़ पढ़ के थक गई हो? क्यों वेदांती? रुक जाओ ज़रा, मुझे एक आध क्वेश्चन ढूंढना था तुम्हारे लिए। चलो C1 ही सॉल्व करो ज़रा, C1। सर मेरे पास शीट नहीं है। सर ग्रुप पे ऐड करूँगा। रुक जाओ, अभी मैं दिखा रहा हूँ तुमको क्वेश्चन। ये सॉल्व करो C1। ओके सर। सॉल्व नहीं करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं बताता हूँ क्या करेंगे इसमें। सर C1 पढ़ना, C3 पढ़ना? पढ़ लिया क्वेश्चन? C1 पढ़ना, C3 पढ़ना? C1। पढ़ने में आ रहा है कि और ज़रा मैग्नीफाई करूँ इसको?
पढ़ लिया क्वेश्चन? यस सर। वेदांती, यस वेदांती क्वेश्चन पढ़ लिया? अच्छा, इसमें देखो क्या हो रहा था कि ये ब्लॉक था इधर एक, इसको पार्टिकल की तरह से ट्रीट करना है। इस ब्लॉक को हल्का सा पुश किया तो ये यहाँ से जाके और यहाँ तक आया। इसके बाद फिर क्या होगा, ये बढ़िया सवाल है। यहाँ आने के बाद ये ब्लॉक रुक नहीं पाएगा। क्यों नहीं रुक पाएगा? क्योंकि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी, और फिर इसके बाद इसका मोशन होगा प्रोजेक्टाइल, और ये आगे जाके गिरेगा यहाँ। तो हमको ये डिस्टेंस निकालनी है कि कितनी दूर आके जाएगा। ये पहले ही क्वेश्चन मैंने थोड़ा बढ़िया लेवल का ले लिया है इसका। तो सबसे पहले तो क्या करो, मान लो ये पोजीशन बी है, तो बी पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी हम निकालेंगे, ब्लॉक की कितनी होगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन नहीं है। अनुष्या सुन रही हो? यस सर। यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए इसकी मैकेनिकल एनर्जी कैसी रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो हम बी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी निकालेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा के। तो मैं लिखूँगा पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पॉइंट ए पर पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी, पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी, ये लिखा। अब यहाँ पर स्प्रिंग नहीं है, लेकिन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल एमजीएच। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब भी हमको लगानी होगी तो हमको उसका एक रेफरेंस लेवल मानना होता है कि जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी उसके ऊपर पॉजिटिव, उस पॉइंट के नीचे नेगेटिव। तो किस पॉइंट को ले लें? तो हम इसी को ले लेते हैं। यहाँ पर हम मान लेते, इसी को रेफरेंस लेवल मान लिया। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे? इनिशियल हम लिखेंगे मास कितना है इसका, नहीं दिया है तो m मान लेते हैं, m मान लेंगे, m g, और हाइट कितनी 1। ये प्लस आएगी कि माइनस? सर ये प्लस होगी। प्लस होगी, इसलिए होगी प्लस क्यों? रेफरेंस पॉइंट के ऊपर है। हाँ, ये रेफरेंस सर पॉइंट। इसका भी 3.1 मीटर पर सेकंड आ रहा है। क्या चीज़? सर इसकी वेलोसिटी 3.1 मीटर। रुक जाओ, अभी रुक जाओ, सेकंड आएगी। अभी सारी चीज़ करते, रुक जाओ जरा, अभी 1 मिनट पहले जरा। सॉल्व किया ना। नहीं, अभी रुक जाओ, सॉल्व अभी मत करो, पहले मुझे चीज़ों को समझने दो और समझाने दो कि तुम लोग कितना समझ रहे हो। पहले मुझे ये भी तो समझ में आए। हाँ बताओ, क्या किया तुमने? रुको, तुमने क्या किया, छोड़ो। इसकी हाइट कितनी है? 1 मीटर ले ली मैंने। तो ये पॉजिटिव होगी पोटेंशियल एनर्जी या नेगेटिव? सर पॉजिटिव, क्योंकि रेफरेंस से ऊपर, इसलिए पॉजिटिव। प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी? 0। अब ये बी पॉइंट पे पहुंचा तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg इन 0.5। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वहाँ, काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ v स्क्वायर। हाँ, तो अब v भी कैलकुलेट करो कितना आता है, कैलकुलेशन करो। बी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी आ रही है? कैलकुलेशन करके बताओ कि वेलोसिटी कितनी आ रही है वहाँ। सर वेलोसिटी √10 मीटर पर सेकंड आ रही है। यस सर, इतनी आ रही। वेदांती, तुमने कैलकुलेशन किया? वेदांती, ओ वेदांती, सो गई क्या? मैं इसको फोन किया सुबह 11 बजे किया था। कब किया था? सो रही थी। सर आपने 9:35 पे किया था। 9:35 पे किया था? अच्छा, हाँ, तो तब ये सो रही थी, इसलिए तुम्हारी क्लास लेट हो गई। नहीं तो आज मैं क्लास और जल्दी करता। 11 साढ़े 11 तो सर मैथ्स की क्लास खत्म हुई थी। अच्छा, तुम तो करे थे कि 9 बजे से। हाँ सर, 9:30 से लंबी चली थी ना, 11:30 अच्छा। तक चली। हाँ वेदांती, कितना है सॉल्व करने के बाद? अनुष्या, तुम्हारा आंसर?
अनुष्या कितना आ रहा है तुम्हारा आंसर इसमें? वेलोसिटी कितनी आ रही है बी पर? सर 1 सेकंड कर रही हूँ। मास तो कैंसिल हो गए सारे। सर √10 आ रहा है। हाँ मुझे भी यही लग रहा है कि √10 ही ना आ रहा है। √10 ये आ गया। अच्छा अब ये जो वेलोसिटी आई बी पॉइंट पर, देखो वर्क एनर्जी थ्योरम का काम खत्म हो गया, अब प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू होगा इसमें। तो मैंने ये क्वेश्चन क्या दोनों चैप्टर के कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर देगा। ये जो वेलोसिटी बी पॉइंट पर हमने निकाली, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है? राइट। ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, राइट साइड में है वी बी। ठीक है, तुमको अगर ये कैलकुलेट करना है कि ये पार्टिकल कितना दूर जाके गिरेगा, तो उसके लिए पहले तुम्हें निकालना होगा, जैसे हम प्रोजेक्टाइल में सॉल्व करते थे, कि इसको ग्राउंड को हिट करने में टाइम कितना लगेगा, कितने टाइम बाद ये ग्राउंड को हिट करेगा। तो मैं लिख लेता हूँ SY = UYT + ½ AY × t²। ये मैंने इक्वेशन वर्टिकल डायरेक्शन में लिखी। कौन सी इक्वेशन है ये? सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका जब ये नीचे गिरेगा? तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0.5। इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखेंगे वाई डायरेक्शन में? √10 लिखेंगे। देवांश तुम बताओ। 0, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है वी बी, ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ओके सर। +½ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कितना ले लें हम? 10 ले लेते हैं, 10 t²। तो टाइम कितना आया, कितने टाइम के बाद हिट करेगा ये? √5। सर √0.1 नहीं होगा? यस सर, √0.1 होगा सर। √0.1, ठीक है, या √1/10। इतने सेकंड तक ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वीबी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलता रहेगा और x डिस्टेंस कवर करेगा। ग्राउंड को हिट करने में जब तक ये ग्राउंड को हिट नहीं करता है तब तक क्या होगा? हॉरिजॉन्टल में भी तो चलता रहेगा ये। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x = कितना हो जाएगा? VB × t के बराबर। तो VB यानी कि √10, और टाइम कितना लगा इसको? 1/√10। कितना आया? सर 1 ही होता है। 1 मीटर। तो ये हिट करेगा 1 मीटर। इसमें ये मिक्स था क्वेश्चन दोनों चीज़ों का। इसमें क्या समझ में नहीं आया बताओ? कोई डाउट? अच्छा, एक क्वेश्चन C8 सॉल्व करो जरा। C8 पहले तो क्वेश्चन को पढ़ के उसका मीनिंग समझाना मुझे। सॉल्व नहीं करना, पहले तुम उसका मतलब समझाना है कि वो पूछ क्या रहा है। वेदांती समझ गई क्वेश्चन क्या है? अच्छा, अनुष्या तुम समझ गई हो? सर अभी पढ़ रही हूँ। तो पढ़ो भाई सभी को।
अबे के की वैल्यू निकालनी है तो सबको समझ में आ रहा है, मगर उसमें से हो क्या रहा है ये नहीं बताओ ना। सर बताऊं? हाँ बताओ। सर एक ब्लॉक है सर, वो स्पीड बी से जा रहा है सर, और सर वो एक स्प्रिंग को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है एक्स डिस्टेंस तक, और सर उसकी उस समय स्पीड 1/4 हो जाती है। हाँ, ये वाली चीज़ जो देवांश, ये वाली चीज़ दोबारा बताना, क्या बोला तुमने जब वो, यार तुम्हारी आवाज़ स्लो आती, तुमने नए बात हो रही तुम। सर नेट तो सही है सर, माइक में तुम माइक भी चेंज करो यार अब। तुम कौन सा माइक यूज़ करते हो? सर ईयरफोन, सर ईयरफोन है। अरे तो ईयरफोन ब्लूटूथ वाला है? यस सर, हाँ तो उसको तुमने कंप्यूटर से कनेक्ट किया हुआ है अपने, यस सर, तो उससे तो बहुत अच्छी आवाज़ आती है। पता नहीं। हाँ तो चलो खैर, हाँ आगे बताओ, तुमने अभी अभी क्या क्या बोला? सर ब्लॉक एम है, हाँ। फिर वो स्पीड बी से जा रहा है सर, और वो सर एक स्प्रिंग को कॉम्प्रेस कर देता कितना कंप्रेस करता है? है सर एक्स डिस्टेंस तक। हाँ, जब उसने स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना कर दिया? एक्स, ये कंप्रेशन हो गया एक्स। हाँ तो उस समय क्या हुआ? सर स्पीड कि- 1/4 हो जाती है। हाँ, इस समय स्पीड कितनी है इसकी? v/4 है, यही ना? यस, ये घटना हो रही है कि अगर ये स्प्रिंग को x जब कंप्रेस करता है, तो कंप्रेस अगर ये स्प्रिंग को करेगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी कि कम होगी? फिर कम होगी क्यों होगी कम? हाँ दिव्य बताओ, कम क्यों होगी? सर, क्योंकि सर स्प्रिंग कुछ फोर्स लगा रहा होगा सर आगे बढ़ने के लिए। स्प्रिंग किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा? सर लेफ्ट साइड में। तो ब्लॉक पर फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड में स्प्रिंग की वजह से, और स्प्रिंग की वेलोसिटी है राइट साइड में। सॉरी, ब्लॉक की वेलोसिटी है राइट साइड में, तो ब्लॉक की वेलोसिटी राइट में है, स्प्रिंग फोर्स ब्लॉक पर लेफ्ट में लगेगा, तो फोर्स और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ब्लॉक की वेलोसिटी कम होती जाएगी। कम होते होते एक इंस्टेंट ऐसा आया कि जब स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना था? x था, उस समय ब्लॉक की वेलोसिटी कम होते होते हो गई थी v/4। तो हमको बताना है कि अगर ऐसा हुआ है तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है। किसकी टर्म्स में देंगे आंसर? गिवन पैरामीटर क्या क्या है? v मालूम है, x मालूम है, ठीक है, और ब्लॉक का मास मालूम है, तो इनकी टर्म्स में आंसर देना है। क्या यूज़ कर सकते हैं हम इसमें? क्या उपयोग कर सकते हैं बोलो? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि क्या डिसिपेटिव फोर्स नहीं है इसमें, फ्रिक्शन नहीं है। तो मान लेते हैं कि ब्लॉक पहले यहाँ था ए पोजीशन पे और बाद में पहुँच गया बी पोजीशन पे, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहेगा, तो ए पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी और ए पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी की सम के बराबर होगा। समझ गए ये बात? यस सर। चलो तो अब जरा इक्वेशन लिख के दिखाओ, क्या इक्वेशन बनेगी वेदांती? बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है ब्लॉक की? अरे यार आज तुम लोग के माइक्रोफोन कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो रहे हैं। हाँ, कितनी लिखेंगे बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी? बी पॉइंट पर इसमें देखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग है, इसमें कौन सी एनर्जी नहीं है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बताओ? नहीं, उसका रीज़न ये है कि ब्लॉक का मूवमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तभी चेंज होती है जब ब्लॉक या बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो। इसका डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं हुआ, कांस्टेंट है हमेशा, इसलिए हम उसको नहीं लेते हैं।
तो बोल भाई, इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की क्या लिखूं? यू बी की वैल्यू कितनी आएगी? हाफ हाफ के 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 बी कितना आएगा? सर हाफ mv by 16. yes sir यस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। जीरो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0 0। हाफ mv स्क्वायर हाफ एम बी स्क्वायर है। हाँ, अब इसमें सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। इक्वेशन में वैल्यू रखो। सर k की वैल्यू आ रही है 15 mv स्क्वायर अपॉन 16 x स्क्वायर। चेक करते हैं कितनी आई है। बाकी लोग कैलकुलेट करो। ये है, दिख गया आंसर C8 का। यस सर इतना ही आ रहा है 15 mv स्क्वायर अपॉन 16 x स्क्वायर। ठीक है। वेदांती, ओ वेदांती, तुम्हारा आंसर आ गया? छोटा सा तो कैलकुलेशन है। तुम कहीं तुम्हें आज घूमने जाना है कहीं? फिर क्यों पूछ रही थी क्लास कितनी देर तक की है? अच्छा, ये मधुर और देवांश, तुमको भी इसकी आवाज़ स्लो आ रही है या फिर मुझे ही स्लो आ रही है? स्लो आ रही है थोड़ी सी। यस सर। तो वेदांती ने क्या क्या भाई, अपने को तो सुना ही नहीं पड़ा। अनुष्या, तुम्हारा आंसर आ गया? नहीं सर, आप एक बार सॉल्व करके दिखा दीजिए। क्या कर रही, तुमको सॉल्व करते नहीं बन रहा है क्या यार? तुम जो है इतनी छोटी सी चीज में सॉल्व नहीं करते बन रहा है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? हाफ एम वी स्क्वायर बाई 16। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इसमें से हाफ 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 तो हमने उड़ा दिया। यस एम बी स्क्वायर माइनस mv स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 एम बी स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर अपॉन 16। के को भी इधर ले आए तो ये एक्स स्क्वायर। सर x स्क्वायर को इधर ले आते हैं ना। 15 एम बी स्क्वायर निकालनी है ना। अपॉन 16 एक्स स्क्वायर इक्वल टू के। अच्छा, के निकालना था। यस सर। बस ये ख़त्म हो गया क्वेश्चन। ठीक, अब आगे लिखो जरा।
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट नोट करा देता हूं तुमको। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अरे बोलो ना भाई। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, ऐसी स्प्रिंग वाली कौन सी होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ? या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी। और उसका जो फॉर्मूला होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का, उसका फॉर्मूला U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, जहाँ पर है x इक्वल टू चेंज इन नेचुरल लेंथ। ठीक है, ये होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। और इस पर मैं तुमको एक आध और एग्जाम, स्प्रिंग का तो काम हो गया खैर, या इस पर मैं एक आध और एग्जाम्पल दूं तुम्हें। बस मैं सोच तो रहा हूँ कि और एग्जाम्पल दूँ, लेकिन वेदांती के बारे में सोच सोच के मुझे डर लग रहा है। ये पूछ रही क्लास कब तक चलेगी। क्या वेदांती, मान लो ये जो स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हम कितना ले लें? चलो सिंबल में ही करते हैं, के है। इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया तो क्या होगा? ब्लॉक रखेंगे तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी, है ना? निकालो कंप्रेशन कितना होगा, फाइंड कंप्रेशन। कंप्रेशन निकालो स्प्रिंग में कितना होगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसमें कैसे लगाएंगे? देखो यहाँ पर ये मैंने मान ली पोजीशन A और ये मान लिया मैंने B। ठीक है, ब्लॉक को हमने धीरे धीरे नीचे आने दिया है और मैं इसमें यूज़ करूँगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इसमें देखो क्या फ़र्क है इस क्वेश्चन में और बाकी में, कि इसमें दोनों एनर्जी इन्वॉल्व है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी इन्वॉल्व है इसमें और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग भी, क्योंकि ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी लेनी पड़ेगी। अब क्या होता है कि जो रेफरेंस लेवल है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, वो तो हम कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कब जीरो होती है? जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होगी। उसमें रेफरेंस लेवल सिलेक्ट नहीं करना होता है, उसका तो रेफरेंस लेवल आप नेचुरल लेंथ ही मान लो। स्प्रिंग अगर नेचुरल लेंथ में है तो उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएं तो पॉइंट A पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस पॉइंट A पर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी प्लस पॉइंट A पर काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही पॉइंट B पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पॉइंट B पर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी प्लस पॉइंट B पर काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अगर मुझे ग्रेविटी की लिखनी है पॉइंट A पर, तो मुझे रेफरेंस लेवल सेलेक्ट करना होगा। तो मैं रेफरेंस लेवल ले लेता हूँ इसी को, यहाँ पर मैं UG कितना लिखूँगा? 0। यही रेफरेंस लेवल ले लिया। तो कौन सा पॉइंट ज़्यादा अच्छा होता है? तो याद रखो कि स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ में होती है ना, उसी जगह को अगर तुम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी रेफरेंस लेवल ले लो तो क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सिंपल हो जाता है। समझ गए बात? तो अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की कितनी लिखेंगे हम? 0 लिखेंगे।
स्प्रिंग की कितनी लिखेंगे, 0 लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इनिशियल ए पॉइंट पर 0 है, सब 0 है, तीनों चीज़ें 0 है। समझ में आया कि नहीं? बी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, एक्स। पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि ये रेफरेंस लेवल से नीचे आ गया है ब्लॉक। रेफरेंस लेवल पे हमने जहां लिया था उससे नीचे आ गया है ना, नहीं आया समझ में? रेफरेंस लेवल के नीचे नेगेटिव होती है ना। अच्छा, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी यहाँ, हाफ के एक्स स्क्वायर। पॉजिटिव या नेगेटिव, अबे स्प्रिंग की तो ये भी बताया है कि वो नेगेटिव होती नहीं है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है बी पर, 0। तो बस हो गया, सॉल्व करोगे तो एक्स कितना आएगा, 2 mg/k। कितना आया, इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन निकाला है हमने, ये फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन, जैसे मैक्सिमम एलोंगेशन निकाला था ना हमने पहले। समझ आ गया, समझे कि नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। अब आगे का काम है, तुमको मैं देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, इसके बाद आज की क्लास में ख़त्म कर रहा हूँ। वेदांती 5 मिनट और, ठीक है। ये है, एक और चीज़ ये होती है कि अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ प्लॉट करें, डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लेते हैं एक्स एक्सिस पर, फोर्स को लेते हैं वाई एक्सिस पर, देन एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स वर्क। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स वर्क। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है उससे क्या पता चल जाता है, वर्क, अगर एरिया कैलकुलेट कर लिया तो। ये बात समझ में आई? नहीं समझ में आई यार। सर आ गई सर। देवांश रुक जाओ, मैं इस पर एक एग्जाम्पल और ले लूँ और बस मैं क्लास ख़त्म करता हूँ। जेई ढंग का क्वेश्चन करा दें आज, इस पर है। आ जाओ तो एक ढंग का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस पर, और फिर हम क्लास को करते हैं ख़त्म। ये क्या चल रहा है भाई, टॉपिक नहीं, ये तो ग्रेविटेशन आ गया। ये क्या चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो जरा। ये 4 सितंबर जेई मेन का क्वेश्चन है 2020 का। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो तो जरा, समझो इसमें क्या हो रहा है।
पढ़ लिया तो पढ़ लो तो बता देना। Yes. कुछ बोला किसी ने? 30 मीटर के बाद वो और फोर्स से लगा रहा ना। अरे क्वेश्चन में जो लिखा है वो अपने आप समझना पड़ता है भाई साहब। Sir. Sir, पढ़. क्या दिक्कत है बोलो दिव्य। सर मेरे को कुछ नहीं है सर, मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ। फिर किसने बोला था? लो मैं क्वेश्चन यहाँ ले आया हूँ, अब साफ साफ दिख रहा होगा। Sir. हाँ तो क्वेश्चन में क्या घटना घटित हो रही है? अनुष्या तुम बताओ। आज अनुष्या का माइक्रोफोन सरप्राइजिंगली अच्छे से काम कर रहा है। यस हाँ बोलो क्या हो रहा है इसमें? यस हाँ इस क्वेश्चन क्लियर हो गया? थोड़ा थोड़ा सर। हाँ क्या समझ में आ गया बताओ। सर एक पर्सन ए पर्सन पुशेज ए बॉक्स। एक आदमी है जो एक बॉक्स को पुश करता है भाई, है ना, ये पुश कर रहा है रफ हॉरिजॉन्टल। हाई फोर्स से पुश करता है, फिर थोड़े डिस्टेंस के बाद वो उसने कितना फोर्स लगाया? 200 मीटर। कितनी डिस्टेंस तक? 15 मीटर्स। हाँ तो मैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट बना लेता हूँ इसका। ये था यहाँ पर 15 मीटर, और 15 मीटर तक फोर्स कैसा था? कांस्टेंट था। तो फोर्स अगर कांस्टेंट था तो ये होगा ना, फोर्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कितनी है? 15 न्यूटन। आए समझ में? अच्छा हाँ सॉरी, कितना था? 15 मीटर था, ये 200 न्यूटन है, ठीक है 200 न्यूटन। देयर आफ्टर ही गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड एंड हिज अप्लाइड फोर्स रिड्यूसेस लीनियरली विद डिस्टेंस टू 100 न्यूटन। लीनियरली का मतलब क्या होता है? ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन ही आएगा, लेकिन ये रिड्यूस होता जा रहा है Sir, 100 करा. इतना, तो ये लीनियरली तो ये कितने पर आ गया? 100 न्यूटन पे रिड्यूस हो गया, लेकिन कितने डिस्प्लेसमेंट तक? 30 हो गया. टोटल 30 डिस्टेंस बॉक्स 30 मीटर मूव कर रहा है, तो अगला 15 मीटर। Yes. तो ये 30 मीटर ये हो गया। व्हाट इज़ दी वर्क डन बाय पर्सन ड्यूरिंग द टोटल मूवमेंट ऑफ द बॉक्स। तो अगर तुमको ये फंडा क्लियर है तो तुम इसमें वर्क निकाल सकते हो तुरंत बड़े आसानी से। क्या करोगे? एरिया निकाल दोगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के बीच का। तो एरिया कैलकुलेशन करने में तुम्हें करना क्या है बच्चों? तुम्हें करना ये है कि देखो इसमें जो एरिया बनेगा ना, एक तो रेक्टेंगल बनेगा, ये एक ट्राइंगल बन जाएगा, और एक रेक्टेंगल ये बन जाएगा। तो एरिया अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है तो एक नंबर का तो ये रेक्टेंगल, ये दूसरे नंबर का रेक्टेंगल, और ये तीसरे नंबर का ट्राइंगल, तीनों का एरिया कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। पहले वाले का एरिया कितना है? सर ऊपर एक ट्रेपीजियम का भी तो निकाल सकते हैं डायरेक्ट। क्या दोबारा बोलो। ट्रेपीजियम का एरिया। हाँ अगर तुमको वो निकालना आता है तुम उसका टोटल का फॉर्मूला लगा के वो भी निकाल सकते हो, लेकिन वेदांती भी पढ़ रही है, वो गुस्सा हो जाएगी अभी अगर तुमने ऐसी बातें की तो वेदांती अलग अलग निकाल दो तीनों चीज़ों का। पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा वेदांती? सर 1500। 1500 कहाँ से आ गया? 30. 3000 आएगा ना? Yes. सर इसका आंसर ए आएगा। यस सर 5250 जूल। अच्छा ये हो गया W1 W2। बताओ भाई दूसरे रेक्टेंगल का कितना हुआ? एक साइड 100 है और दूसरी कितनी है? 30 माइनस 15 यानी 15। 15. डायरेक्ट ट्रेपीजियम का निकाल लीजिए ना। अरे यार वेदांती का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो समझ नहीं रहे हो, बायो वाली है। तो कितना हुआ ये? 15 इंटू 100 कितना होगा? 1500. 1500। ट्राइंगल का कितना होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हो जाएगा 15 और हाइट हो जाएगा 100। बेस कितना?
और हाइट 750 आ जाएगा सर 75 200 माइनस 100, तो ये होगा 1500/2 यानी 750। तो टोटल एरिया आएगा 3000। सर टोटल एरिया 555। 750 तो 05250, तो ये टोटल वर्क आ गया। समझ आया? यस सर समझ अच्छे से आ गया सर। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बताओ क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू हाइट। इनटू हाइट। हाँ, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से हम निकालते हैं अगर, तो वेदांती तुम समझते जाना, याद कर लो, कोई बुराई नहीं है अगर ये चीज़ भी अपने को पता चल जाती है ना, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प ही मिलती है। हाँ, तो बोलो कितना एरिया का फॉर्मूला? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल सम ऑफ पैरेलल, इंटू डिस्टेंस बिटवीन अरे रुक तो जा, सम ऑफ पैरेलल, साइड्स। हाँ, तो पैरेलल साइड्स की लेंथ कितनी कितनी है? 3 और 30 15 and 30। तो 15 and 30, तो 15 + 30 इंटू, इनटू हाइट। और हाइट कितनी है इसकी? 100 हाइट कितनी है? सर 100 100 की 200? सर ऊपर वाले ट्रेपेजियम का निकालेंगे ना, नीचे वाला तो रेक्टेंगल से निकल गया। अच्छा, तुम ऊपर वाले का निकाल रहे हो, यस सर। तो कितना आया? तो सर इसका आंसर आ जाएगा 2250। तो ठीक है, तो अब तुम अपने आप से कर लेना, मैंने तो ये निकाल दिया है ना, ट्रेपेजियम से निकाल लेना। तो इस क्वेश्चन को अगर फॉर्मूला लगा के सॉल्व करें ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से, तो हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन अगर एरिया से हम निकालें तो बड़े जल्दी सॉल्व हो जाता है। यस कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। तो आज की क्लास को यहीं करते हैं हम समाप्त। अच्छा, रुक जाओ, तुम्हें होमवर्क दे दें, रुक जाओ, होमवर्क तुम क्या करोगे? सर ये रुक, मेंस का क्वेश्चन है क्या? हाँ, नीचे लिखा है ना 4 सितंबर सेकंड शिफ्ट 2020 का जेई मेंस का। सर ऐसे क्वेश्चन सारे चाहिए, इसमें तो इजी है। ये ऐसे क्वेश्चन इजी तब होंगे जब तुमको ये पता होगा जो मैंने बताया है तब इजी लगेंगे, अदरवाइज थोड़ा इजी लगेंगे। ग्राफिकल बन गया तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये नहीं, मुझे तुम्हें बताना है इसमें, है ना, तो वैसे खुश तो वेदांति भी हो रही होगी कि जेई मेंस वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो वेदांति भी खुश तो हो रही होगी अंदर ही अंदर। अनुष्या, तुमको क्लियर हो गया था ये? यस सर। अब इसकी जो एक्सरसाइज है ये कहाँ मिलेगी? ये है भाई, देखो पार्ट 1 का सेक्शन है तो पूरा करना है तुम्हें, ठीक है? अगर शीट नहीं है तो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अपने आप को हटा देता हूँ यहाँ से। तो सेक्शन ए कंप्लीट करना है, सेक्शन बी भी पूरा करना है, इसमें भी एरिया वाला क्वेश्चन देख रहे हो तुम, बी सेक्शन पूरा करना है, ठीक है? वर्क एनर्जी थ्योरम वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सेक्शन सी भी पूरा करना है। सर आप शीट सेंड कर दीजिए ना ग्रुप। हाँ, रुक जाओ जरा। सी सेक्शन पूरा करोगे, पोटेंशियल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, डी भी पूरा कर सकते हो, और पावर नहीं करना है बस तुमको। तो ए बी सी डी सारे करना है, पावर में अब तुमको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। क्यों वेदांती? ओके सर। तो वेदांती तुमको कहीं जाना है ना, पक्का मॉल वॉल कहीं जा रही हो घूमने अभी लगता है? नो सर, घर में पड़ी। अच्छा, तो फिर मैं रात को भी क्लास रखूँ आज तो? नो सर। यस सर, रख लीजिए। नो सर, मुझे स्कूल का काम करना है। अच्छा ठीक है, चलो। तो वेदांती जो है स्कूल के काम में भी बिजी है। अच्छा, वर्क एनर्जी में ना देखो, वर्क एनर्जी जो चैप्टर है इसमें केवल पावर बची, पावर बहुत छोटा सा है, मुश्किल से 10 to 15 मिनट्स लगेंगे मुझे ये पावर बताने में। तो और चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है तुम्हारा एज फार एज जेईई मेंस लेवल इज कंसर्न्ड। फिर आप क्वेश्चंस करवाएंगे जैसे एडवांस लेवल मैंने अभी तुमको नहीं कराया है। इसमें तुम अभी एक चीज़ मत करना, सर्कुलर मोशन भी है इसमें, सर्कुलर मोशन सर कंप्लीट कर लेंगे,
तो तुम उसके सर्कुलर मोशन के भी कर लोगे। बस सर की तो कल क्लास सर की क्लास कल होगी ना। MWF में हाँ कर लोगी। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि मैं जब नेक्स्ट क्लास शुरू करूँगा ना, तो मैं तुमको 15-20 मिनट कराऊँगा पावर, और तुम अपने डाउट पूछना मेरे से। उसके बाद फिर मैं शुरू करूँगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है? सर आप इसके न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे? हाँ, न्यूमेरिकल तुम ये पूछना इसके, तुम मेरे भरोसे, मतलब सारा कुछ मैं ही कर दूँ, असाइनमेंट भी सारा, फिर तुम क्या करोगे? सर आप करवाते हैं ना, ऐसे फ्रिक्शन के करवाए थे आपने। हाँ, अब देखो, अब वो दौर अलग था भाई, उस समय हमारे पास बहुत टाइम था। दूसरा, वो मैकेनिक्स का बेस है पूरा, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, इसलिए मैंने उसमें बहुत टाइम दिया था तुमको, हमने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए उसके। अब लेकिन ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, अभी तुमको इसकी एक्सरसाइज 2 भी नहीं करना है, तुम क्या करोगे, केवल एक्सरसाइज 1 का सेक्शन पार्ट 1 है ना, जो पार्ट 1 में कौन कौन से सेक्शन ABCD D तक करोगे, ठीक है? और इसके क्वेश्चन मुझसे पूछना, ये मत सोचना कि मैं लाइन से तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगी सारे, तुम खुद अपने आप से करो, उसमें गलतियां करो, गलतियों में फंसो, और जहाँ फंस रहे हो वो मेरे से पूछना। गलतियां कर करके ही हम सीखेंगे, जरूरी नहीं कि आंसर आ जाएगा एक बार में, ठीक है? यस सर। चलो, तो और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अब 2-3 दिन तक तुम जरा प्रैक्टिस करो इसकी, ठीक है? और सर आप इसकी शीट सेंड कर दीजिएगा इस ग्रुप पे। ठीक है, भेज दूंगा मैं इसको, ठीक है? चलो तो फिर बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।